सभी बच्चों को महात्मा गुरुदेव जय हिंद जय भारत। हम फिजिक्स के आज पांचवें लेक्चर में, ठीक है, फिफ्थ लेक्चर। और आज बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जो आज फर्स्ट डे आए हैं, तो उनको कुछ थोड़ी सी चीजें बता दूं। देखो, नए वाले बच्चों, हम ट्वेल्थ के जिस चैप्टर पे हैं वो पूरा का पूरा इससे डील करता है चार्जेस। ठीक है, ये जो वर्ड चार्जेस है, इसकी डिस्कवरी करी थी चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, बस कूलम ने डिस्कवरी करी थी। ये चार्जेस को डिस्कवर किया था कूलम ने, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। ये जो चार्ज है, ठीक है, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, इसके अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत कम नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम समझ लो, तुम एक गंजी दाल चावल की बात कर रहे हो। एक गंजी दाल चावल वो है 1 कूलम ऑफ चार्ज। वो एक गंजी दाल चावल है 1 कूलम ऑफ चार्ज। और जो चावल के दाने हैं वो है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी याद रखना है कि चार्ज ऑफ वन या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये बहुत छोटा, ये चावल का दाना है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा चार्ज है। और ये 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन। एक गंजी ले लो, उसमें चावल भर दो, तो वो जो गंजी है, चावल भरी हुई गंजी है, दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। और अंदर जो चावल का एक एक दाना है वो है इलेक्ट्रॉन। और वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ओके, ये बातें हमेशा ध्यान रखना है, ये किसी भी हाल में। तो ये चीज बस थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी तो टॉपिक तुम्हें समझ आए। एक चीज और तुम्हें बताना चाहता हूं न्यू स्टूडेंट्स, देखो, वेक्टर, तुम्हें पता है वेक्टर वर्ड तुमने सुना हुआ है, जिसके पास नंबर भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अर्थात वेक्टर कौन होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो कहलाते हैं वेक्टर। मतलब जैसे मेरे पास 10 पेन है तो मैग्नीट्यूड हो गया 10, मेरे पास 5 पेंसिल है तो मैग्नीट्यूड हो गया 5, मेरे पास 4 पेन है तो मैग्नीट्यूड हो गया 4। ठीक है ना। अब मैं बोलूं मेरी कार 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो मैं बोलूंगा कार की वेक्टर इक्वेशन बनाओ, तो तुम बोल दोगे सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। मैग्नीट्यूड क्या बताया 2, डायरेक्शन क्या बताया नॉर्थ, तो तुम कार की वेक्टर इक्वेशन बोल दोगे सी वेक्टर। अगर मैं तुमसे बोलता हूं यार, मेरी कार, मेरी कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन मैं बोलूं मेरी कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मैं गौरी घाट की तरफ जा रहा हूं, हाँ, तो भैया बन गया फ्री वेक्टर। ऐसे ही बनती है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब जरा टॉपिक पे आ जाते हैं। हम आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है यार भैया, ठीक है, पहले समझना। चार्ज तुमने अभी अभी देख लिया, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। मान लो एक Q2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहां पे बैठा हुआ है। यहाँ पे Q1 चार्ज है, पॉजिटिव, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है। ये Q1 चार्ज इस Q2 को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है। एक और चार्ज है Q3, ये भी आ गया। ये भी क्या करेगा, इस Q2 के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स, और उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये भी उस पे लगाएगा फोर्स, ऐसा नहीं है दोनों लगाए। एक और चार्ज आ गया Q4,
ये भी Q2 पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, बोलेगा भाग जा यहां से। एक और चार्ज आ गया Q5, ये भी इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और इसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा। तो मैं तुमसे बोलता हूं, ये सुपर पोजिशन पे है, समझ लो, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक जगह पे है, और सारे के सारे मिलके इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 लगा रहा है, ये F3 लगा रहा है, ये F4 लगा रहा है, ये F5 लगा रहा है। तो टीचर बोलता है इस बंदे पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ऐसे दीवार से टिका हुआ, ठीक है, तो दीवार से नहीं, ऐसे खड़ा हो, ठीक। छोटे छोटे बच्चे आके मुझे धक्का दे रहे हैं, एक बच्चा यहां से, 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 बट अब इसमें पीछे हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपके पास एक चार्ज है Q2, जिस पे फोर्स लगा रहा था Q1, जिस पे फोर्स लगा रहा था Q3, जिस पे फोर्स लगा रहा था Q4, जिस पे फोर्स लगा रहा था Q5। तो टीचर बोलता है बताओ टोटल फोर्स इस Q2 पे कितना लगेगा। उसी को कहते हैं, टोटल को हम लोग एक्चुअली में नेट फोर्स कहते हैं, नेट। टोटल नेट फोर्स इस Q2 पे कितना लगेगा, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फिजिक्स में कहा जाता है इस Q2 पे टोटल नेट फोर्स इन सबके फोर्स का वेक्टर सम होगा। मतलब टोटल नेट फोर्स ऑन, टोटल नेट फोर्स किस पे, ऑन Q2 will be vector of force applied by 1 on Q2 plus vector force applied by 3 on Q2 plus vector force applied by 4 on Q2 plus vector force applied by 5 on Q2। सब इस पे फोर्स लगाई। इसी ये वेक्टर है, अभी भी मैंने आपको बताया वेक्टर किसके लिए यूज होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और फोर्स में कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नंबर भी होगा। इसीलिए तो आराम से इसको समझना, ये लिखने आ जाता है। पहले तो इसको समझने की कोशिश करना, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करना, फिर बात करना, और भी बहुत सारी चीजें ये हमारी किताबें कहती हैं ऐसा, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं क्या कहता हूं वो भी आपको बताऊंगा। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आपके पास एक चार्ज है Qn नाम का, ठीक है, एक चार्ज है Q1 नाम का और Q2 नाम का। ये दोनों चार्ज Qn चार्ज के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स। इसने लगाया F1, इसने लगाया F2। अब एक और चार्ज आ गया Q3, इसने लगाया Qn के ऊपर फोर्स F3। एक और चार्ज आ गया Q4, इसने फोर्स लगाया Qn के ऊपर क्या, F4। एक और चार्ज आ गया Q5, तो इसने भी फोर्स लगाया Qn के ऊपर क्या भैया, F5। तो बताओ कि Qn के ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो Qn के ऊपर टोटल नेट फोर्स, Qn के ऊपर टोटल नेट फोर्स, Qn के ऊपर टोटल नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो बच्चों Qn के ऊपर टोटल नेट फोर्स ये इज, याद रखना, वेक्टर सम। पहले तो लिख लेता हूं, टोटल नेट फोर्स ऑन Qn इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर sum of force applied by 1 on n plus vector sum of force applied by 2 on n plus vector sum of force applied by 3 on n plus vector sum of force applied by 4 on n plus vector sum of force applied by 5 on n। बार बार वेक्टर सम बोल रहा हूं, एक ही बार बोला जाता है वेक्टर सम।
तो यही है सुपर पोजिशन। लेकिन एक बात याद रखें, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ठीक, दोनों तुम आ जाओ, डिमोले आ जाओ, समझना जल्दी से जल्दी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इधर खड़ो जाओ, तुम इधर खड़ो जाओ। दो लड़के बुलाए, दो लड़के बुलाए। ठीक, मैं हूं, क्यों है, मेरे को पकड़, धक्का दे। ये मुझे धक्का दे रहा है, तो मुझे धक्का दे। ये मुझे धक्का दे रहा है, अब तीसरा भी आ गया, वो भी मुझे धक्का दे रहा है। तो आपको ये पता करना है मुझ पे टोटल मिलके कितना फोर्स लग रहा है। याद रखना बच्चों, किसी और के आ जाने से इसका फोर्स कम कभी नहीं होगा। चौथा आ जाएगा तो भी ये जो मेरे पे फोर्स लगा रहा है वो कम नहीं होगा। पांचवा आ जाएगा तो भी वो भी मुझ पे फोर्स लगाएगा। तो मेरे और इनके बीच का रिश्ता कभी भी बदलेगा नहीं। मतलब हम लोगों का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। ये मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगा, चाहे कितने भी चार्ज आ जाए, सब मुझ पे अगर फोर्स लगाए। लेकिन मेरा जो रिश्ता Q1 के साथ था, जो Q2 के साथ था, जो Q3 के साथ था, तो वो फोर्स जो शुरू में था वो भी वो ही आखिरी में भी रहेगा। शुरू में अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है तो इन सबके आने के बाद ये 4 नहीं हो जाएगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। ये बात याद रखी जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझिए बच्चों। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब इसकी थोड़ी सी आप डेफिनेशन देखेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। ध्यान देना जरा, मन लगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन देने से पहले थ्योरी लिख लेना कि मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, जो कि एक चार्ज Qn के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये F1 और ये F2। एक और चार्ज आ जाता है Q3, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F3। एक और चार्ज आ जाता है Q4, जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F4। एक और चार्ज आ जाता है Q5, जो इस पे फोर्स लगा रहा है क्या बच्चों, F5। तो बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो इस पे जो टोटल फोर्स या नेट फोर्स रहेगा वो इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इस पे जो टोटल नेट फोर्स लगेगा वो इन सब चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम होगा। मतलब आप क्या बोलेंगे, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स किसके ऊपर बच्चों, ऑन एन या Qn is always equals to force up vector of force applied by 1 on n plus vector of force applied by 2 on n plus vector of force applied by 3 on n plus vector of force applied by 4 on n plus vector of force applied by 5 on n। तो ये तो चित्र बना दिया और चित्र से हमने समझा दिया। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में कहते हैं जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम वर्ड किसके लिए यूज होता है, जहां एक जैसी चीजें लगती हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, कंप्यूटर सिस्टम है क्योंकि कंप्यूटर में माउस लगता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड लगता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर की चीजें ही लगती हैं, वो सिस्टम कहलाता है। सिस्टम, तो सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ सारे के सारे कौन हैं, सारे के सारे चार्जेस हैं, सारे के सारे एक जैसे लोग हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि जब भी आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में जो टोटल नेट फोर्स एक चार्ज के ऊपर लगता है, जो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में
नेट फोर्स जो एक चार्ज के ऊपर लगता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ रिमेनिंग चार्ज। किसके इक्वल रहता है वो भैया? बाकी के बचे हुए चार्ज के वेक्टर सम के बराबर ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस के बराबर होता है। कोशिश ये करो चित्र देख के डेफिनेशन बनाओ, बस ये सिस्टम बसवर्ड याद रखो। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट in the system of charges, the net force applied on one charge, the net force applied on one charge is equal to the vector sum of forces of remaining charges. The vector sum of forces of remaining charges. Principle of superposition ये कह रहा है बच्चों कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं और वो मिलके एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स उस चार्ज के ऊपर जो लगेगा वो किसके बराबर रहेगा? सारे के सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर रहेगा। सारे के सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर रहेगा। तो कभी अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों कभी अगर कोई तुमसे पूछ ले एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या कैसे आंसर बनाओगे? भैया पहले मैं क्या करूंगा आंसर बनाने के लिए, अगर चकल्लस नहीं करूंगा, पहले तो क्या करूंगा एक चार्ज बना लूंगा क्यू एन चार्ज। इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ये चार और Q5 चार्ज। इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं भैया? ये फोर्स लगा रहा है F1, ये फोर्स लगा रहा है F2, ये फोर्स लगा रहा है F3, ये फोर्स लगा रहा है F4, ये फोर्स लगा रहा है F5। ये सब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो बताओ भैया इसमें टोटल, फिजिक्स में टोटल वर्ड यूज नहीं होता, नेट वर्ड यूज होता है। तो बताओ इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा? तो तुम क्या बोलोगे कि टोटल नेट फोर्स ऑन इस पे क्यू एन चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स वेक्टर ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑन एन, ठीक है, प्लस फोर्स अप्लाइड बाय टू ऑन एन, plus force applied by 3 on it, plus force applied by 4 on it, ठीक है, plus force applied by 5 on it। तो बस इसको लिखते आना चाहिए। अच्छा, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी बता देता हूं, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, force applied on n by 1 plus force applied on n by 2 plus force applied on n by 3 plus force applied on n by 4 plus force applied on n by 5। अपने अपने लिखने का तरीका है, आपको जैसे लिखना। अब डेफिनेशन देना भैया, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट in a system of charges, the total net force, on one charge is equal to the vector sum of forces of remaining charges। तो भैया स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोशिश करो फिजिक्स में डेफिनेशन याद मत करो, डेफिनेशन बनाओ, वहां पे चित्र बना के बनाओ तो बन जाएगा। बस एक वर्ड याद रखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस। इन अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट in a system of charges the total net force on one charge is always equals to the vector sum of forces of remaining charges।
यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तुम लोग को वेक्टर का मतलब समझ आया? वेक्टर उसी के लिए दिया जाता है ऊपर एरो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन भी है और फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ न्यूटन लगाएंगे फोर्स, इसीलिए। तो एक आखिरी बार देख लो, ज्यादा समय नहीं लेते, लेकिन आ जाता है एग्जाम में। एमपी बोर्ड में इस साल आया था प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन, लेकिन वो चित्र बना के आते, लिखते, 3 नंबर मिल जाते, खत्म, सड़ा सा क्वेश्चन। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंस भैया आप समझ गए ना क्या करना है? अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो कैसे डेफिनेशन दोगे? नहीं, पहले क्या बना लोगे? डायग्राम। डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। तो भैया ये हो गया क्यू एन चार्ज, ये हो गया क्यू वन चार्ज, ये हो गया क्यू टू चार्ज, ये हो गया क्यू थ्री चार्ज, ये हो गया क्यू फोर चार्ज। तो ठीक है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है F1, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है F2, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F3 और ये इस पे फोर्स लगा रहा है F4। तो भैया टोटल नेट फोर्स क्या है? तो टोटल नेट फोर्स ऑन चार्ज Qn इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम, पहले तो मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू द वेक्टर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन n by 1 plus vector of force applied on n by 2 plus vector of force applied on n by 3 plus vector of force applied on n by 4। अब डेफिनेशन दे दो, इसको क्या बोलोगे? सिस्टम है ना, तो बोल देंगे भैया इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल नेट फोर्स on one charge, अच्छा देखिए यहां देख के बोलना, the total net force on one charge is equals to the vector sum of forces of remaining charges। ठीक है, अब आइए एक कंसेप्ट देखते हैं और कंसेप्ट के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है? मान लो ये चार्ज है Q1, ठीक है? इस पे ये Q2 नाम का चार्ज एक फोर्स लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। ताकत लगाएगा तो ये दूर भागे। अब ये इस पे ताकत लगा रहा है, ये जो फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, ये ऐसे जाएगा। ताकत लगाएगा तो ऐसे जाएगा। मान लो एक और चार्ज है Q3, ये भी इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। लगाया इसने भी, इसने भी लगाया, तो इसका फोर्स कैसे जाएगा? ऐसे। अब बात ये हो रही है F2, ये चार्ज भागेगा कहां? और सोचो ना, अब ये ताकत लगा रहा है यहाँ, भागे यहां से, ये भागे यहां से, तो भागेगा कहां? किस तरफ जाएगा? ये समझना। तो ये समझने के लिए हमको एक बात, एक बेसिक समझना पड़ता है। जब कोई दो चार्जेस एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते, ऐसे, ठीक है, इकट्ठे फोर्स लगाते, तो वो उधर ना जाके वो दोनों इस पे ताकत लगा रहे, तो ये सीधा निकल जाता है, सीधा। तो ये कैसे जाएगा? ऐसा। इसी को कहते हैं रिजल्टेंट, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। वो ऐसा चला जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। वो खुद से सोचो ना, ये चार्ज है, इसके ऊपर ताकत लगाए, ये चार्ज है, मैंने यहां से ताकत लगाई, यहां से ताकत, तो क्या होगा? ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये चला जाएगा सीधा। सबसे पहला बेसिक ये समझो, जब किसी एक चार्ज के ऊपर वो चार्ज फोर्स लगाते, ठीक है, लगाया, तो वो चार्ज हमेशा उनके फोर्स की लाइन से बीच से होते हुए निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। मतलब अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना लगा, इस पे टोटल, बोर्ड पे देखो, इस पे टोटल फोर्स कितना लगा, तुम बोलोगे भैया F1 प्लस F2 बोलोगे, लेकिन F1 प्लस F2 है कहां? ये लाइन कहलाएगी F1 प्लस F2, ये जो लाइन है ये कहलाएगी F1 प्लस F2। अब ये कैसे निकालते हैं ये सिखाओ। पहले तो बेसिक समझ लो अच्छे से, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में गए, ठीक है? वापस भैया की बात आराम से सुन। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q2।
ये एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q3। आपने अभी अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा। ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा एक फोर्स, नाम है F2। ये लगाएगा इसके ऊपर एक फोर्स, नाम है F3। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये लग रहा है, कौन सा फोर्स है? F2। ये फोर्स है F3। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऐसे। तो ये चार्ज किस तरफ भागेगा? क्या ऐसा भागेगा? ये जो चार्ज है हमारा, ये बंदा, ये कैसे भागेगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ऐसे भागेगा? क्या ये ऐसे भागेगा? कभी नहीं। ये चार्ज ऐसे भागेगा, मतलब सीधा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा? तो आप क्या बोलोगे? F3 प्लस F2। कहां है वो फोर्स कहां है? ये। क्योंकि तभी तो वो ऐसे भाग रहा है, क्योंकि वो ऐसे भाग रहा है, मतलब किसके कारण? F2 और F3। तो टोटल फोर्स यहां से निकलता है F2 प्लस F। ये, और इसी को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं रिजल्टेंट। तुम क्या करना, एक एक एग्जांपल देना। तुम क्या करना, एक बॉल लेना और उसको रख देना और दो बॉल्स को उस पर मारना। देखना वो बॉल सीधी जाएगी। एक बॉल रखना, ठीक है, और दो बॉल हाथ में लेना और निशाना लगाना, मारना। देखना वो बॉल ना, वो जो इस बॉल को लगी है ना वो उधर जाएगी ना वो उधर जाएगी, वो क्या जाएगी? सीधी। यही है सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स का कंसेप्ट, जो बच्चों को पता नहीं रहता। अब बच्चों को जब ये पता नहीं रहता तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। तो ये पता कर लो, ये अच्छे से समझ लो और समझ के आगे बढ़ जाओ। तो वापस आ जाओ, एक बार और समझिए। आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। ठीक है, Q2 लगा रहा है इस पे एक फोर्स। ठीक है भैया, किस डायरेक्शन में? ये गया। ये फोर्स का नाम है F2। Q1 भी इस पे एक फोर्स लगा रहा है बच्चों। फोर्स का नाम क्या है? F1। ये गया उधर। तो बताओ मुझे, ये Q3 किधर भागेगा? इधर भागेगा या इधर? नहीं। वो क्या करेगा, जब ये दोनों फोर्स इस पे लगाएंगे तो वो सीधा निकल जाएगा। तो बताओ Q3 पे टोटल फोर्स कितना लगा? तो तुम बोल दोगे F1 प्लस F2। लेकिन वो F1 प्लस F2 है कहां? वो F1 प्लस F2 वहां है जहां ये चार्ज गया है, और वो गया है सीधा। तो ये F1 प्लस F2 कैसे निकाला जाता है, अब सीखिए। दो तरीके होते हैं F1 प्लस F2 निकालने के, दोनों आपको सिखा रहा हूं, पहले मन लगा के ध्यान देना। ठीक है, भैया की बात बहुत ध्यान से रिलैक्स होकर सुन। F1 प्लस F2 निकालने के लिए हमको बनना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या होता है भैया? आइए दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये है एक ए वेक्टर, ठीक है, इसका नाम है ए। ये है आपके पास एक बी वेक्टर, ठीक है, और ये फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। नाम है ए बी सी डी। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ये नहीं कि मैं बोलूं रट लो। मैं तो रटवा भी सकता हूं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट ओवर। क्या मतलब? मतलब ये जो है ना, ये वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू थी ना, वो रिजल्टेंट बीच वाले की, वो मैं चाहूं तो आपको रट बोलूं रट लो, लेकिन मजा नहीं आएगा ना यार फिजिक्स में। तो पहले समझो वो बीच वाला कैसे निकाला जाता है। वो बीच वाला निकाला जाता है पैरेललोग्राम लॉ से। देखना, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लिया। नाम क्या है? ए बी
सी डी। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर मान लो। तो ये भी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। ये भी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। मान लो ये वो चार्ज है, ठीक है, इस पे यहां से भी फोर्स लग रहा है, इससे यहां से दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसा समझ लो। यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से भी एक फोर्स लग रहा है, तो ये कहां जाएगा? ऐसा। तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट। ये निकालना है। ये हमारा वो चार्ज है, इस पे एक फोर्स यहां से Q1 लगा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहां से Q2 लगा, तो कैसा जाएगा? वो ऐसा, तो वो निकल जाएगा। तो वही सीधा रिजल्टेंट हमें निकालना ही है। अब निकालने कैसे? निकालने के लिए हमको चाहिए एक ट्राइंगल, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए। पाइथागोरस थ्योरम से ही आर निकल सकता है, क्योंकि 90 डिग्री है ही नहीं पैरेललोग्राम। अगर 90 डिग्री होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी बनाया ए बी के, पर ए बी तो इतना ही था, तो क्या हुआ? ए बी तो बढ़ भी सकता है, इसलिए ए बी लिख दिया। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं खुशी कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया ये रहा हमारा राइट एंगल। लेकिन खुशी, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ए तो सिर्फ यहीं से यहीं तक है, ये तो पता ही नहीं है हमको। और खुशी, ये भी नहीं पता हमको, ये दोनों हमको नहीं पता। पता है क्या? अब क्या करें? कैसे पता लगाएं? तो पता लगाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा है ये एंगल, ठीक। अब हम सबसे पहले बीडी पता करते हैं। बीडी निकालना है, पी दिया हुआ है, क्यों ना कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, हमको पता। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, बेस क्या है? बीडी, हाइपो क्या है? बी। बी ले लेते हैं अभी, वेक्टर वेक्टर। तो बीडी की वैल्यू क्या आ गई? बी कॉस थीटा। ये आ गया बीडी तुम्हारे। अब अब तुम्हें क्या निकालना है भैया? सी डी। साइन थीटा लगाते हैं, उससे निकल जाए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है भैया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है? सी डी, हाइपो क्या है? डी वेक्टर, मतलब पी ले लेते हैं, पी वहां। तो देयर फोर आ गया डी साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी। लो सी डी भी आ गई। अब अब मैं तुमसे बोलूं, क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? हाँ भैया। क्या होती है? लगा देते हैं भैया। पाइथागोरस थ्योरम होती है कौन से ट्राइंगल में? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपो क्या है? आर, वही जहां पे वो भाग रहा था, तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ये मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेस ये पूरा है, पूरा मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इनको लिख लेते हैं साथ में, ताकि बी स्क्वायर कॉमन आ जाए। आर स्क्वायर ए स्क्वायर को वैसे प्लस साथ में लिख लिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इनमें ले लिया बी स्क्वायर कॉमन,
ठीक है भैया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है प्यारे बच्चों, 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये क्या होता है 1, तो इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। अब लास्ट स्टेप पे आ गए, बी स्क्वायर बन जा तो बी स्क्वायर हो गया, ई प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया, आर आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या है, थीटा तुम्हें पता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये भी पूरा थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं भैया, हमें ये नहीं पता। जब भी कभी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट के जाता है, तो जहां पे काटता है उसको कहते हैं इंटरसेक्ट। पहले वाले इंटरसेप्ट के ऊपर वाला एंगल तो दूसरे वाले इंटरसेप्ट के भी ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भैया और भी बन सकते हैं, हाँ, पहले वाले इंटरसेप्ट के लेफ्ट साइड का ऊपर वाला एंगल तो दूसरे वाले इंटरसेप्ट के भी लेफ्ट साइड का ऊपर वाला एंगल ही लेना, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और भी बन सकते हैं, हाँ भैया, पहले वाले इंटरसेप्ट के राइट साइड का नीचे वाला एंगल तो दूसरे वाले इंटरसेप्ट के राइट साइड का नीचे वाला एंगल, एंगल एस इक्वल्स टू एंगल टी, करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही वहां पे भी बन रहे थे। वापिस आ रहा हूं बच्चों, 3 बार कराऊंगा, उसके बाद कुछ बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे हम न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी कर पाए। आइए मन लगाइए, हम किस टॉपिक के लिए मेहनत कर रहे हैं भैया, हम इस टॉपिक के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है भैया क्यू एन नाम पे। भैया अब हो क्या रहा है, ये जो क्यू एन है इसके ऊपर एक Q1 नाम का चार्ज फोर्स लगा रहा है, हाँ भैया, तो भैया फोर्स का डायरेक्शन है ये F1। ये Q2 नाम का चार्ज भी इस Qn के ऊपर क्या कर रहा है भैया, ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन ये, तो हो गया F2। अब बात यह है कि ये Qn भागेगा किस तरफ, तो यही यही आपको सीखना है। जब कभी भी दो चार्ज एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो चार्ज इधर उधर ना भाग के सीधा लीनियर भाग जाता है। तो भैया इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा, F1 प्लस F2, ये चार्ज कहां गया, ये गया, वो फोर्स कहां है, इसके अंदर, इसके अंदर मतलब ये है फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स की लाइन। अब भैया ये निकालते कैसे, ये निकलता है पैरेललोग्राम लॉ से। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने वो ऐसा ही पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूंगा, तो देखना अगर मैं वैसा ही पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूंगा, हो गया पैरेललोग्राम, बस थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए यहाँ तो ये अब यही पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालना मैं सिखा रहा हूं। मैं चाहूं तो बोल दूं ये रिजल्टेंट है, हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब F1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब F2 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब F1 F2 कॉस, और थीटा क्या रहेगा, ये वाला। मैं चाहूं तो बोल दूं ये रट लो, लेकिन मैंने ये क्या करवाया है, डिराइव। तो ये डिराइव करवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ चल, बात समझ आ गई। फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे, एक चार्ज के ऊपर दो चार्ज अगर फोर्स लगाएंगे तो आपको पता है कि वो जो जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है वो इधर उधर ना भाग के लीनियर पाथ में भागे। तो चलो एक बार पैरेललोग्राम लॉ डिराइव कर लेते हैं। तो भैया कैसे डिराइव करेंगे, ये बना दिया मैंने पैरेललोग्राम, ये रहा वो चार्ज, ठीक है,
इसके ये जो ए बी नाम का चार्ज है, ये चार्ज ये है, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, F1 ले लेते। फिर यहां से क्या लग रहा है, F2 ले लेते। ये F1 है तो ये भी क्या हो गया, F1। ये F2 है तो ये भी क्या हो गया, F2। सभी को इतना क्लियर। हमें निकालना क्या है, ये किस डायरेक्शन में भागेगा, ये मतलब ये निकालना। भागेगा ना सी, ना ऐसा ना ऐसा, सी। अब ये निकालने के लिए करें क्या, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो कर लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया भैया, ए बी सी डी ले लेते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ डी एस परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। ड्रॉ डी एस, ड्रॉ डी एस परपेंडिकुलर टू क्या बच्चों, ए बी। अब पाइथो कौन से ट्राइंगल में लगाना है भैया, ये पूरे। तो क्या क्या पता होना चाहिए, पूरा ए एस पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, डी एस। अब ए एस में ए बी तो पता है, बी एस नहीं पता, तो पहले डी एस निकाल लेते। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूंगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नहीं आया तो चलिए पहले बीएस निकालते। बीएस है बेस। बेस किस में आता है, कॉस में। साइन में तो परपेंडिकुलर आता है, तो बीएस आता है कॉस में, तो लगाता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है, बेस अपॉन हाइपो। तो चलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस क्या है, बीएस, हाइपो क्या है आपका, एफ। तो ये वहां चला गया तो हो गया F2 cos थीटा इक्वल्स टू BS। चलिए BS आ गया हमारे पास, F2 cos थीटा। अब लगाना है DS। DS क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइन थीटा में आता है, साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। लिख लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो चलिए साइन थीटा इक्वल्स, परपेंडिकुलर है DS, हाइपो कितना है F2, वहां चला गया तो हो गया F2 साइन थीटा इक्वल्स टू DS। बात कर लेते। अब पाइथो लगा सकता है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल ASD। पाइथो सबको पता है क्या होती है भैया, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपो है आर, तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है डीएस, डीएस कितना है भैया, F2 साइन थीटा द होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है भैया, पूरा मतलब F1 प्लस F2 cos थीटा द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते तो आर स्क्वायर, स्क्वायर खोलते हैं तो F2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते तो a स्क्वायर मतलब F1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, F2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है F1 इंटू बी कितना है F2 cos थीटा। तो हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है F1 स्क्वायर, यहां स्क्वायर खोलते हैं तो F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इनको लिख देते हैं बच्चों क्या एक साथ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर वैसे ही प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा।
इनमें कॉमन देख लोगे भैया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वन स्क्वायर, कॉमन क्या है, एफ टू स्क्वायर, अंदर क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ये हो गया वन, वन इंटू एनीथिंग वही, प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, रूट बन जाएगा आर इक्वल्स टू रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? ये छोटी सी चीज अगर डिराइव करके हम याद करें तो जबरदस्त है। दो तीन ट्रिक्स भी बताऊंगा, ये किस किस को डिराइव करते आ गया सॉलिड हाथों पर। तो आपको ये तो पता चल गया, एक बार और करा दूंगा लेकिन पहले बेस अपना बना लें। आपको पता चल गया ये एक चार्ज है, मान लो 2 कूलम का, ये एक चार्ज 2 है, मान लो 3 कूलम, ये एक चार्ज 3 है, मान लो 4 कूलम। ये इस पे फोर्स लगा रहा है F1, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F2, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन। तो इस पे टोटल नेट फोर्स क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो टोटल नेट फोर्स होगा इनके फोर्सेस का वेक्टर सम। लेकिन वो कहाँ है, तो ये किस तरफ भागेगा, ये जाएगा भैया सीधा, ये मतलब अब ये लाइन पे मौजूद है क्या, F1 प्लस F, ये लाइन क्या कहलाएगी, आर रिजल्टेंट। ये कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगा के आर इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब वो आया कहां से, वो भी क्लियर कर लो एक बार और जल्दी में, ताकि जिनको नहीं आ, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। तो चलो क्लियर कर, ये रही वो बॉडी, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1, मतलब ये ए भी हो गया F1, और यहां से लग रहा है फोर्स इसके ऊपर F2, तो ये भी हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। अब रिजल्टेंट क्या भैया, कहाँ भागेगा, ये ऐसा भागेगा, मतलब ये निकालना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं ds। आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों, ये जो फोर्स के बीच का एंगल ये कितना है, थीटा। आपको पता है ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये थीटा है इंटरसेप्ट के राइट साइड वाला, तो इंटरसेप्ट के राइट साइड वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप फटाफट क्या निकाल लो भैया, निकाल लो खटाक से, यहां से यहां तक F1 है, आप निकाल लो BS। BS क्या है, बेस, बेस कैसे निकलता है, कॉस थीटा, कॉस होता है बेस मतलब BS अपॉन हाइपो मतलब F2, तो हो जाएगा F2 cos थीटा इक्वल्स टू BS। अब आप क्या निकाल लो, DS। DS है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकलता साइन से, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर है DS, हाइपो कितना है F2, वहां चला गया, हो गया F2 साइन थीटा इक्वल्स टू DS। अब ले लो भैया अपना ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तुम्हें पता है ये पूरा ट्राइंगल ASD। तो इन ट्राइंगल ASD पाइथो लगाओ, हाइपो स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब F2 साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पूरा बेस है, पूरा हो जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा द होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बांट दो तो हो गया F2 में स्क्वायर ऑफ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर मतलब F1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब F2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2F1 इंटू F2 cos थीटा।
आर स्क्वायर इक्वल्स टू F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। इनको लिख लो साथ में। आर स्क्वायर ये पहले लिख दो, F1 स्क्वायर इनको साथ में लिखोगे, F2 स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा तो बचेगा F2 स्क्वायर प्लस आगे क्या बचा 2F1 F2 कॉस थीटा। भैया की बात बहुत ध्यान से सुनना। अब एक ट्रिक बताऊं, ठीक है? अभी तो पहले क्वेश्चन पे आओ, होपफुली आपको समझ आ गया सॉलिड। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल नेट फोर्स applied on one charge is always equals to the vector sum of forces on remaining। वहां देख के बोला करो तो बोल लोगे क्या? In a system of charges the total net force applied on one charge is always equals to the vector sum of forces of remaining charge। तो चालू करें, पहले क्वेश्चन पहले न्यूमेरिकल पे जबरदस्त है, मेहनत करना, बन जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। एक मिनट क्वेश्चन निकाल लो। और चलिए पहले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। आई को आते हैं, ये तीन न्यूमेरिकल तीनों करेंगे। तो देख रहे हैं, हाँ चलिए। अरे चार मजेदार है। तो आ जाओ बच्चों, जरा मेहनत का समय आ गया है। चार न्यूमेरिकल करेंगे पहले एक जैसे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो जरा सा मन लगा के ध्यान देना बच्चों, तो नहीं करता सिंपल से 2 मिनट आ जाए। कहाँ रह गए? अरे रास्ते में रह गए कहीं, कहाँ रह जाओ? फिर से देख लेंगे, पूछूंगा तो बता पाओगे ना? अरे मुंह से बोलो। हाँ, मतलब ये है कि बताना है, बताओगे तो ही मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो नहीं। समझे? बैठे ही रहोगे नहीं तो। चलो आ जाओ फिर से। क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा रहे, ये थोड़ा सा इसको भी ऊपर। अरे भैया चलो हमारे साथ। हम्म, हम्म, हाँ चलो भैया, आखिरी वाले क्वेश्चन से शुरू कर। पहले समझना भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करोगे तो मजा नहीं है। तो बोलता है भैया, ये एक ट्राइंगल है, ये एक वर्टेक्स है ए, यहाँ पे चार्ज बैठा है जिसका नाम है प्लस क्यू। ये वर्टेक्स है पी, यहाँ पे चार्ज बैठा है प्लस क्यू। ठीक है भाई, ये वर्टेक्स है सी, यहाँ चार्ज बैठा है प्लस क्यू। और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या है? इक्विलैटरल। कैसे पता? अरे भैया तीनों साइड ए ए ए है तो इक्विलैटरल ही तो हो। है? तो चलो इस चित्र को हम बना लेंगे, लेकिन पहले आगे फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज सी। सी पे जो चार्ज बैठा है उस पे जो सुपर पोजिशन वाला नेट फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो चलो हमने तो चित्र देख लिया है,
अब हम अपना चित्र बना लेते हैं। तो भैया अपना चित्र बनाते हैं, आइए। ये ए पे बैठा है चार्ज प्लस क्यू, ठीक है भैया, चार्ज बैठा है प्लस। बी पे भी बैठा है चार्ज प्लस क्यू, और सी पे भी बैठा है चार्ज प्लस क्यू। बैठा है ना बच्चों, ए बी और सी तीनों। इस पे भी बैठा है चार्ज प्लस। अब ये साइड दिया है आपको ए, ये साइड भी आपको दिया है ए, और ये साइड भी आपको दिया है ए। आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी मतलब क्यू। तो चलो लगाते हैं भाई। आपको पता है ये क्यू जो है, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा जो ऐसा जाएगा बच्चों, F1। ये क्यू जो है इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स क्या रहेगा, F2। तो जब इस पे ये दोनों फोर्स लगाएंगे तो ये कहां भागेगा बच्चों, सीधा सीधा भगा देते हैं भाई को। तो ये रहा नेट फोर्स F। ये किसके बराबर होगा भैया, F1 प्लस F2। मतलब ये निकालना है R, ठीक है। तो निकालते हैं भैया, R का फॉर्मूला लगाते। तैयार। अब सबको पता है R का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो कर लेंगे। तैयार। R का फॉर्मूला आपको याद है सभी को, क्या हो जाए, तो आपको पता है F1 स्क्वायर रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगा। तो मन लगाना, थोड़ा सा ध्यान देना, एंगल निकाल लेते। ये 16, ये 16, ये 16, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। तो चलो निकालते। तो भैया नेट फोर्स और एफ, हमने फिगर में एफ नाम दिया है ना, फॉर्मूला रूट ओवर, बोलो भाई, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। इतना आ गया सभी। F1 क्या है, F1 है, F1 है इसके और इसके बीच का फोर्स। इसके और इसके बीच का फोर्स देखो, डिस्टेंस सेम, और इसके और इसके बीच के में भी डिस्टेंस सेम। मतलब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल। क्यों रहेंगे सेम, बताओ, निकाल के दिखाता। तो चलो, सबसे पहले ये इस पे फोर्स लगाता है कूलम से, F इक्वल्स टू K इंटू F, Q1 इंटू Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। K को K लिखते, Q1 कितना है, Q, प्लस साइन नहीं लेते कभी, याद रखना। कभी न्यूमेरिकल करते वक्त साइन बिल्कुल नहीं ले लेना, जब तक वेक्टर फॉर्म में ना करो, ठीक है। न्यूमेरिकल करते वक्त कभी साइन नहीं लेना। प्लस हो तो प्लस भी मत लेना, माइनस हो तो माइनस नहीं लेना, सिर्फ नंबर ले लेना, मतलब प्लस ही ले। क्यू, Q2 कौन है भैया, Q अपॉन R मतलब A। तो क्या आ गया भैया, F1 बता दो, बोलो, क्यू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आ गया। अब F2 निकाल लो, फॉर्मूला K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर F2। Q1 क्या है भैया, Q, Q2 क्या है भैया, Q, होल अपॉन R कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्या आ गया, F2 इक्वल्स टू K क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो दोनों का फोर्स इक्वल आया नहीं, आया नहीं आया। तो जब डिस्टेंस सेम होता है और चार्जेस भी एक जैसे होते हैं तो वो फोर्स भी एक जैसा लगाते हैं, मतलब दोनों के फोर्स क्या है, इक्वल है या नहीं, ठीक है भैया। तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, मान लेते हैं उसको F।
ठीक है, एफ नहीं मानना तो मान लो एक्स, एक्स नहीं मानना तो मान लो टी, तो तुम्हारी इच्छा। तो करते हैं नेट फोर्स, ठीक है। तो आ गया हमारा रूट ओवर, बोल दो भैया, f² + f² +2f कॉस एंगल क्या है 60। एफ नेट फोर्स, बोल दो √2f² +2f² कॉस 60 होता है 1/2। फोर्स नेट आ गया भैया √2f² तो नेट फोर्स आ गया भैया √3f²। तो नेट फोर्स आ गया, रूट पार्ट दो, 3 में भी रूट है, f² में भी रूट, तो नेट फोर्स आ गया √3f। नहीं आया समझ, वापस समझना फिर से। दोनों को हमने एफ क्यों ले लिया, हाथ ऊपर करके बताओ। F1 F2 को हमने एफ क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों का फोर्स हमने कूलम्स लॉ से निकाला तो क्या आया, सेम। दोनों एक चीज, एफ नहीं लेना, एक्स ले ले। आ जाओ वापस देखते हैं। एक बार और देख लो, ठीक है। फिर 12th वालों को इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो फिर क्या करें, समझ लें। 11th वाले समझ आए तो ठीक। तो बोलता है भैया आपके पास 3 चार्जेस है, +q +q +q, इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस है ए। तो बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ए पे है +q चार्ज, बी पे भी है +q चार्ज, सी पे भी है हमारा +q चार्ज। ये डिस्टेंस कितना है भैया ए, ये भी डिस्टेंस कितना दिया है ए, ये भी डिस्टेंस कितना दिया है ए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60। क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स नेट चार्ज ऑन वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी पे कितना चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F1। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये जाएगा उधर, ये हो जाएगा F2। जब ये लगाएगा तो उधर भागेगा, ये लगाएगा तो उधर भागेगा, तो ये कहाँ भागेगा, तो भैया ये ना उसकी बात मानेगा ना इसकी बात मानेगा, ये भागेगा भैया सीधा। तो ये हो गया इसका भागने का रास्ता, मतलब ये हो गया टोटल नेट फोर्स एफ क्या हो गया, F1 + F2, और ये है हमारा +q, यही निकाल। तो ये क्या होता है, आर आपको पता है, आर कैसे निकाला जाता है आपको पता है। तो आर निकालने का फॉर्मूला, और नेट फोर्स भी इसको बोल सकते हैं निकालने का फॉर्मूला, इक्वल्स टू √F1² + F2, ये F1² + F2² +2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अब क्या F1 और F2, क्या दोनों फोर्स जो इस पे लग रहे हैं बराबर हैं, चेक करते हैं भैया। ये इस पे फोर्स, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, चेक करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/R²। तो F इक्वल्स टू K, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, R मतलब डिस्टेंस है A। ये आ गया भैया फोर्स 1। फोर्स 2 निकालते, मतलब ये बंदा इस पे फोर्स लगा, KQ1 Q2/R², मतलब के तो के है, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, R कितना है भैया, R कितना है इसको। देखो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो ये है, ये जो इस पे फोर्स लगा है वो है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल। मतलब देयरफॉर F1 = F2 = X। तो भैया अब निकाल लेते हैं हम लोग, नेट फोर्स इक्वल्स टू √X² + 2x cos एंगल 60, तो ये भी हो गया 60। तो नेट फोर्स आ गया भैया √2x² + 2x² cos 60 1/,
तो नेट फोर्स आ गया भैया √2x² प्लस x²। तो नेट फोर्स आ गया भैया √3x²। तो नेट फोर्स आ गया भैया √3 इंटू √x²। x कैंसिल, तो आ गया √3 इंटू x। ट्वेल्थ वाले बच्चे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले भैया की एक बात सुन लेना। ट्वेल्थ वाले आपके लिए बहुत अहम चीज बता, अगर कोई चार्ज इस पे एक फोर्स लगा रहा है F1, एक और चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F2, ध्यान देना बच्चों न्यूमेरिकल करने, और F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, तो जब तुम रिजल्टेंट निकालते हो ना तुम न्यूमेरिकल के लिए, तो लंबा फॉर्मूला ना लगा के तुम निकाल सकते हो सीधे, सुनना, 2f cos θ/2 लगा के सीधे ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। कब? जब फोर्स दोनों क्या हो, इक्वल। देख लो, लगा लो, इतना लगो आंसर इसका, देखो लगा, निकालो। 2f क्या लिया था, cos थीटा कितना है, 60/2। 2x cos 32x √3/2 कैंसिल। न्यूमेरिकल करो, लेकिन याद रखो ये कब लगाओगे, जब दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल। नहीं, हो सकता है तुम्हें एमसीक्यू में आ जाए, और एमसीक्यू में आएगा तो इतना बड़ा दौर से करोगे, है ना? नहीं समझे, समझा देते। याद रखना तभी लगाना जब दोनों फोर्स इक्वल, पता चला भैया कहाँ लगा दिए। ठीक है, तो क्या है वो नया फॉर्मूला, कि भैया वो नेट फोर्स निकालने का एक नया फॉर्मूला ये है कि जब दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 2f cos θ/2। 2f cos, f क्या लिया था हमने, x, तो लिख लो x। cos थीटा क्या है, 60/2, तो हो जाएगा 2x cos 30, तो हो जाएगा 2x √3/2। नहीं आया तो पक्का, अगले पे चले, श्योर, समझ, दूसरा मेथड भी आ गया। हम्म। अब मैंने यही क्वेश्चन आपको यहाँ 20 20 20 करके दे दिया, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, काम ही नहीं आया था ना, ए काम आया ना 20 काम आया, तो ये मत बोलना डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही है भैया दुनिया, क्या होता है पूरी